नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं वनरारी और स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओपर के ये शानदार, जानदार और वजनदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम जीरो को हीरो बनाने की और हीरो को सुपर हीरो तक पहुंचाने के प्रयास में जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम नेक्स्ट ओपर है, हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो रैपिड रिवीजन की सीरीज में चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। बहुत आसान चैप्टर था, उस आसान चैप्टर का अपन ने पूरा का पूरा एक सेशन, एक पूरा का पूरा वन शॉट बनाया हुआ। अब उस पूरे के पूरे वन शॉट को, उस पूरे के पूरे चैप्टर को अपन से 15 से 20 मिनट के बीच में क्रिस्प वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत होती है इस चैप्टर के न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से। कहता है ये लॉ कि दो मास ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के पास मास है, वैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जो लिखा जाएगा Gm1 m2 अपन करके r², जहां पर g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू करके 10⁻11। तो ये भी याद रखना है इसका यूनिट क्या होता है, इसका एमएलटी फॉर्म क्या होता है। हालांकि याद रखने वाली बात नहीं है, तुम चाहो तब उसको डेरिवेट कर सकते हो अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद है तो। फिर बात आती है कि हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 9.8 लिखते हैं, वो एक्चुअल में है क्या, वो एक्चुअल में है क्या। सर कहां से ये फॉर्मूला आया था, तो अपन लिखते हैं कि सर कोई भी मास h हाइट ऊपर है तो सर उसके ऊपर लगने वाला फोर्स mg इज इक्वल टू GMEM। दो मास देख, m और me, अर्थ और ये मास ऑब्जेक्ट, GMEM अपन करके re प्लस h, और उसका होल स्क्वायर लिखा जाएगा। अब h क्या है सर, h बहुत छोटा है एज कंपेयर टू r, इसके लिए इग्नोर करके हम चल लेते हैं और सीधा सीधा r का स्क्वायर लिख देते हैं। अब हमें पता चलता है कि देख mm कट गया और g की वैल्यू आ गई GME अपन करके r का स्क्वायर। अब सेम कोई भी प्लेनेट के लिए लिखना होगा तो यहां पर प्लेनेट के लिए ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट प्लेनेट लिखा जाएगा g मास ऑफ प्लेनेट अपन करके rp का स्क्वायर। अर्थ के लिए 9.8 जितनी वैल्यू आती है। अब दूसरा अध्याय होता है कि इसमें वेरिएशन विथ हाइट विथ डेप्थ क्या वेरिएशन आता है। तो अगर तुम h हाइट ऊपर चले जाओ तो लिखा जाएगा सर re प्लस h, जहां पर h है वो थोड़ा कंपेरेटिवली होता है कि r की कंपैरिजन में, इसलिए हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर अगर तुम अजम्पशन लेके चल रहे हो कि अगर सर h है वो बहुत छोटा, बहुत छोटा हुआ r की कंपैरिजन में, तो लिखा जाएगा इसको gh इज इक्वल टू g1 माइनस 2h बाई r। काम का फॉर्मूला, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, सीधा एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बनते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर d डेप्थ तुम नीचे चले गए, अगर तुम d डेप्थ नीचे चले जा रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे लिखा जाएगा, gd का फॉर्मूला सर g1 माइनस d बाई re, जहां पर re क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, d क्या है, डेप्थ है, ये सरफेस से कितना तुम नीचे गए वो लिखा जाएगा। तो ये d अपन प्लस करके ये लिखा जाएगा छोटा वाला r, इसको अपन लिखते थे re, पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, re के इक्वल हो जाएगा। ठीक है सर, ये फॉर्मूला भी काम का, यहां से भी न्यूमेरिकल बनते हैं। फिर बताई जाएगी वेरिएशन ड्यू टू अर्थ रोटेशन। अगर ओमेगा से अर्थ पूरी की पूरी रोटेट कर रही है तो इसकी वजह से, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन करवाया था, अगर याद नहीं है समझना अच्छे से तो वन शॉट देख ले, पूरा का पूरा प्रॉपर वे में डेरिवेशन करवाया था। तो सर फॉर्मूला हमारे पास आता है जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस कहां से लिया गया है तो याद रखना, कोस ये हॉरिजॉन्टल लाइन से लिया गया है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे वैसे वैसे मतलब मान लिया कि सर ये इस वाले के साथ लिखा जाए, पोल पे लिखा जाए, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, तो जी इफेक्टिव जी के इक्वल हो जाएगा। अगर तुम इक्वेटर की बात करते हो तो थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 तो लिखा जाएगा सर कोस 0 की वैल्यू 1, तो जी इफेक्टिव बहुत कम होगा, जी माइनस करके ओमेगा स्क्वायर आर ई। ठीक है, ये फॉर्मूला भी काम का, यहां पर कंपीटिटिव एग्जामिनेशन में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक और वेरिएशन का पार्ट था कि सर अर्थ का शेप एक्चुअल में सर स्फीयर नहीं होता है, वो थोड़ी सी चपटी टाइप की होती है। तो इक्वेटर की बात की जाए तो इक्वेटर पे स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहां पर आरपी का स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये ज्यादा होता है, तो यहां पर सर इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होती है, तो बताया ये जाएगा कि सर यहां पर जी की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू पोल। ये भी एक रीजन बताया जाता है सर, किसकी वजह से, उसके शेप एंड साइज की वजह से, क्योंकि एकदम स्फेरिकल नहीं है इस वजह से। अब दूसरा अध्याय ये होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है। ठीक है, ये बात हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ी थी, यहां पर भी पढ़ रहे हैं कि सर पहले तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसकी नेगेटिव वैल्यू हो जाती है किसके इक्वल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो वहां से हमने थोड़ा बहुत डेरिवेशन करके एक फॉर्मूला बनाया था। वो फॉर्मूला बन रहा था कि दो पार्टिकल, दो मास दे रखे हैं m1 और m2, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। उस पोटेंशियल एनर्जी को लिखना सीखा था माइनस में g m1 m2 अपॉन करके r क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और माइनस साइन क्यों होती है, क्योंकि ये बाउंड सिस्टम है, अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है सर, यहां से मैं पता चला था ये पूरी की पूरी पेयर में बनती है। एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी किया था, बहुत खास बात है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से पेयर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जोड़ी बनानी होती है। हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन वहां पर बनाया था। और कहानी आगे बढ़ती है, हम समझते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। ये पूरी की पूरी डिटेल में कहानी आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वापस रिपीट होगी, लेकिन फिर भी बात समझ ले क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सर तो वर्डन कोई भी एक्चुअल में हम डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है कि सर यहां से यहां, मतलब 2 पॉइंट से 1 पॉइंट या बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी कार्य किया है, एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है, वो अपॉन करके जिस पार्टिकल को तुम लेके आए हो उसका मास लिख लो, उसका मास लिख लो, इसी का चेंज, इसी का रेशियो क्या दे देगा तुम्हें, चेंज इन पोटेंशियल दे देगा। तो यहां से हमने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके एक वैल्यू निकाली थी कि पॉइंट मास के लिए आर डिस्टेंस पे लिखा जाता है पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस में जी एम अपॉन करके आर, जहां पर एम क्या है, इस पॉइंट मास का मास है।
इस पॉइंट मास का मास है, आर क्या है, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखना सीखा। अब खास बात इसकी ये होती है ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है तो सर हमें वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत अच्छे अच्छे और सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहां पर भी बनते हैं और वहां पर तो भर भर के बनेंगे। कहां पर, चैप्टर नंबर 2 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, चैप्टर का नाम ही पोटेंशियल है, ठीक है सर। और कहानी आगे बढ़ती है और हम सैटेलाइट के बारे में समझते हैं। तो अर्थ सैटेलाइट पहले तो क्या होती है, ठीक है सर, आसपास अर्थ की प्लेनेट और धरती मां के आसपास घूमने वाला, हो सकता है कि वो कुदरती भी हो सकता है वो कृत्रिम भी हो, मतलब सर बताया गया है कि वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। तो वो घूमने वाले जो ऑब्जेक्ट है उसको नाम दिया गया है सैटेलाइट, ठीक है। अब एक ये फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते होंगे, ठीक है। तो अगर फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं तो उसकी एक फिक्स्ड वेलोसिटी होती है जो हमने डेरिवेट करके बताई थी, डेरिवेशन भी लिख के लाया हूं, तुम एक बार चेक कर सकते हो या वन शॉट में देख सकते हो। कैसे मिलता है फॉर्मूला, सर वो फॉर्मूला मिलता है अंडर रूट में जी एम ई अपॉन करके आर ई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हमें पता चलता है कि जी इंटू करके आर ई मिलता है रूट में, ठीक है। अगर एच हाइट या फिर यहां पर तुम सिंप्लीफाई भी कर सकते हो छोटे वाले आर के टर्म में, अगर आर विड्थ आर रेडियस दे रखी है तो आर के फॉर्म में फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। लेकिन काम की बात है याद रखना ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए और कैसे डेरिवेट किया था वो भी याद रहना चाहिए। तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहने के लिए उसके पास फिक्स स्पीड होनी चाहिए, फिक्स्ड वेलोसिटी होनी चाहिए। वो किसकी कितनी होगी, जी एम ई अपॉन करके आर ई। प्लेनेट के लिए लिखना है तो आर ई की जगह तुम प्लेनेट लिख लेना, मास ऑफ अर्थ की जगह मास ऑफ प्लेनेट लिख लेना, दैट्स इट, ठीक है सर। फॉर्मूला ये तुम्हें याद रहना चाहिए मेरे लाल बाल गोपाल। और कहानी आगे बढ़ती है, हम अर्थ सैटेलाइट में कुछ खास पढ़ते हैं, जियो स्टेशनरी और पोलर। जियो स्टेशनरी मतलब ऐसे अर्थ के साथ साथ जो घूमेगी, अर्थ के साथ साथ घूमेगी, इसलिए उसका टाइम पीरियड सेम होगा अर्थ के टाइम पीरियड जितना। एक पूरा चक्कर लगाने में अर्थ को जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको लगेगा। और दूसरी होती है पोलर की जो पोल टू पोल घूमती है, 2 घंटे में पूरा चक्कर लगा के आ जाएगी, ठीक है सर। कहानी पता समझ में आई, छोटी छोटी बातें समझ में आई, थोड़ा डेफिनेशन भी इसकी पढ़ ले एक बार, छोटी छोटी डेफिनेशन जो मैंने समझाई है वही है, बस थोड़ी अच्छी इंग्लिश में लिखी गई है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कहानी आगे बढ़ती है कि एस्केप, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है उस ऑर्बिट में घूमने वाले की, वेलोसिटी हमने बताई, एनर्जी क्या होती है। तो सर एनर्जी लिखने का तरीका सीधी सी बात है, 1/2 m मास ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर कर दे, ठीक है, वहां से फॉर्मूला मिल जाएगा। पोटेंशियल हमने लिखनी सीखी थी, जी m1 m2 अपन करके r, जो भी जिस रेडियस में, जिस ऑर्बिटल रेडियस में वो घूम रहा होगा वो r लिख ले। और आती है टोटल एनर्जी इन दोनों का सम। तो वहां से हमें एक खास रिलेशन मिलता था, ये खास रिलेशन ये कहता है कि सर काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वो पॉजिटिव होगी, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होगी क्योंकि बाउंड सिस्टम है, और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगी। पोटेंशियल जी वो डबल होती है, इन दोनों की कंपैरिजन में कैसी होती है, डबल होती है। तो ये रिश्ता ऐसा मिलता है, यहां से भी क्वेश्चन और छोटे छोटे एमसीक्यू बन सकते हैं। किसके लिए, जो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो अर्थ के या फिर जो प्लैनेट के आसपास घूमती है उसके लिए। सेम बात ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी होती है, सेम बात ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी होती है मेरे लाल बाल गोपाल। और कहानी आगे बढ़ती है, हम एस्केप वेलोसिटी के बारे में समझते हैं। एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है एमसीक्यू में सीधा फॉर्मूला बेस्ड, और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सर एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन बताइए। एस्केप वेलोसिटी की मीनिंग बहुत देसी लैंग्वेज में समझाओ तो ऐसी वेलोसिटी कि जो एक बार उस वेलोसिटी से हमने फेंक दिया, वो मिनिमम वेलोसिटी से हमने फेंक दिया, वो मिनिमम स्पीड से हमने फेंक दिया, फिर वो कभी भी अर्थ पे वापस लौट के ना आए, ठीक है। तो बहुत सारा कैलकुलेशन किया था इसमें, और लास्ट में बहुत सारा भी नहीं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन किया था, और लास्ट में हमें फॉर्मूला मिला था एस्केप वेलोसिटी के लिए अंडर रूट में 2gm। प्लेनेट के लिए लिखा जाएगा तो p लिखा जाएगा mp, अगर अर्थ की बात कर रहे हो तो यहां पर gme आ जाएगा, अपॉन करके re जो रेडियस होगी अर्थ की वो लिखी जाएगी। प्लेनेट के लिए तो रेडियस ऑफ प्लेनेट लिखा जाएगा, ठीक है सर। जिस हाइट से तुम फेंक रहे हो re प्लस h के टर्म में या r प्लस h के टर्म में लिखी जाती है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो हमें ऑर्बिटल से पता चल रहा है रिश्ता क्या है इसका, तो √2 टाइम्स होती है ये, ऑर्बिटल वाले से √2 टाइम्स होती है। फिर हमने ये भी समझा था कि अगर हम डिफरेंट वेलोसिटीज इसको फेंकने की कोशिश करें तो उसकी ट्रेजेक्टरीज क्या मिलेगी। तो अगर हम मतलब एच हाइट ऊपर चढ़ गया, बहुत बहुत नजदीक, अर्थ की सरफेस से नजदीकी है, अगर जीरो से फेंका तो सर स्ट्रेट लाइन जस्ट नीचे गिरेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस हो जाएगा जो काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे, ठीक है। फिर बन जाएगा अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है तो इलिप्स टाइप का, जो प्रोजेक्टाइल टाइप का केस बनता था वो। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से फेंके तो सर्कुलर पाथ में घूमेगी, सेम कलर से रिप्रेजेंट किया है ग्रीन वाले से, देख ले। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा और एस्केप वेलोसिटी से कम तो इलिप्स टाइप का मोशन करेगी, इलिप्स टाइप का पाथ ये कवर करेगी, ठीक है। और अगर एस्केप वेलोसिटी से फेंका तो सर एग्जैक्ट वो पैराबोला बन के अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़ के आगे निकल जाएगा। एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा से फेंका तो वो भाग तो जाएगी ही जाएगी, दूर वो ऑब्जेक्ट भाग ही जाएगा, लेकिन एक हाइपरबोला टाइप का पाथ अचीव करेगा, ठीक है सर। ये कुछ ट्रेजेक्टरीज की बात थी, और कहानी आगे बढ़ती है लास्ट पार्ट की ओर। क्या कहता है ये केप्लर्स लॉ, 3 आईएमपी पार्ट, ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो यहां पर दिमाग में बात बैठा, क्या कहता है ये केप्लर्स लॉ। 3 लो। पहला लो कि सर हम मान के चलते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट होती है, नहीं सर, ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होती है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। वहां पर सर 2 फोकस होते हैं, एक प्राइमरी फोकस जहां पर एक्चुअल में सन है, और एक होती है सेकेंडरी फोकस जहां पर सन नहीं है।
एक्चुअल में नहीं है, लेकिन वहां पर प्रतीत होता है कि सन जैसा है, ठीक है, मतलब कोई संडे नहीं है ऐसा, मतलब संडेज नहीं लिखा जाता, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ है, फोकस मान के हम चल रहे थे, प्राइमरी फोकस एक सेकेंडरी फोकस, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, याद रहे तो मतलब काम की बात है। किसको ई की वैल्यू को किसके इक्वल लिखा जाता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी क्या है सर, ये रहा बी, ये रहा बी, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस में बताई थी, ठीक है, लेकिन यहां से कम न्यूमेरिकल आते हैं, संभावनाएं कम होती है, लेकिन फिर भी याद रहना चाहिए इलिप्टिकल पाथ की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। और कहानी आगे बढ़ती है सेकंड लॉ की ओर। सेकंड लॉ कहता है कि एरियल वेलोसिटी सेम रहती है, क्या, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी मतलब डी ए बाई डी टी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्या होता है, डी ए बाई डी टी कांस्टेंट रहता है, ये काम की बात, ये काम की बात, डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब ए वन बाई टी वन इज इक्वल टू ए टू बाई टी टू, यही बात यहां पर की जाए तो देख ये ज्यादा दूर है, यहां से ज्यादा दूर है तो इसको इतना ही पाथ कवर करना है तो स्लो चलेगा, लेकिन ये एरिया सेम रहना चाहिए dt टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम में वो एरिया सेम रहना चाहिए, तो सर यहां पर एरिया ज्यादा बनना चाहिए तो उसको ज्यादा तेज चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सन से अगर नजदीक होगा तो उसको ज्यादा स्पीड से चलना होगा, सन से अगर दूर है तो उसको कम स्पीड से चलना होगा, ठीक है। तो दूर वाले के लिए स्लो स्पीड, नजदीक वाले के लिए ज्यादा स्पीड, काम की बात है। यहां से एमसीक्यू पूछे जाते हैं एरियल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एक प्रॉपर डेरिवेशन करवाया था, वहां से फॉर्मूला मिला था L/2m, L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, m मास ऑफ दैट, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सैटेलाइट है वो घूम रही है उसके इक्वल है, ठीक है। और कहानी आगे बढ़ती है थर्ड लॉ ऑफ केप्लर्स का तीसरा लॉ किसके बारे में बताता है, टाइम पीरियड के बारे में बताता है कि सर ये जो पूरा चक्कर घूमने में जो टाइम पीरियड लगता है वो टाइम पीरियड का स्क्वायर उस सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के इक्वल होता है। यहां से सीधे सीधे न्यूमेरिकल बनते हैं, कैसे टाइप के सर, ऐसे टाइप के कि पहले इतना था फिर कितना हुआ, तो T1 बाई T2, T1 पेन का कलर चेंज कर ला, ठक 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 ऐसे लिखा जाएगा, T1 बाई T2 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 बाई A2 और उसका होल क्यूब, ठीक है सर। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो ये पूरी कहानी थी किसकी, ग्रेविटेशन की। अब मैं तुम्हें कुछ आईएमपी या प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चन बोल सकते हो आप, जो भी आप समझना चाहो, लेकिन काम की बात है वैसे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं वो आपको करने ही करने हैं, साथ को मतलब कमेंट बॉक्स में भी लिखना है कि हाँ हम कर सकते हैं। तुम लिखोगे तभी पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या जोश जुनून है, तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो एक बार कमेंट पे लिख हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं करूंगा, ठीक है सर। तो कितने क्वेश्चन दे रहा हूं देख, 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट ले ले, टक 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 टक, ठीक है। ये 3, ये दोनों एक ही ऐसी की इमेज है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4, ठीक है, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ और ये 7 हुआ और 8 दिया। अब 8 क्वेश्चन इतने भी डिफिकल्ट नहीं है कि तुम ना कर पाओ, इतने भी डिफिकल्ट नहीं है कि तुम ना कर पाओ। 8 क्वेश्चन करने में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा पौना घंटा लगेगा, इतनी बड़ी बातें इसमें नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि तुम 8 के 8 क्वेश्चन करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा इत्तू सा मार्क भी यहां से ना कटे, क्योंकि जितना अच्छा ग्रेविटेशन होगा उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक जाएगा। और अभी के लिए शॉर्ट टर्म सिनारियो से देखा जाए तो तुम्हारे एग्जामिनेशन में भी ग्रेविटेशन आएगा ना, आएगा ना, तो क्यों इसको छोड़ रहा हो, क्योंकि आसान चैप्टर है और आसान चैप्टर में से तो इत्तू सा मार्क्स भी कटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, क्वेश्चंस निपटाओ और कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है। करते हैं इस सेशन का स्वाहा।